हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं FME, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है और आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे बीम, है ना। तो बीम क्या होती है, पेन के साथ साथ इन डंडों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर आपको बीम के बारे में समझाया जाएगा। तो फिलहाल जो है इन दोनों डंडों को साइड में रख देते हैं, जैसे ही इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में। तो कितने टाइप के सपोर्ट हैं, जैसे हिंज सपोर्ट होगी, रोलर सपोर्ट हो गया, फिक्स सपोर्ट हो गया। टाइप्स ऑफ लोड के बारे में बात करेंगे कि बीम के ऊपर कितने टाइप के लोड लगे होते हैं, जैसे पॉइंट लोड हो गया, UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड मोमेंट M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। ये आपका AKTU का सिलेबस है जो हम कवर करा रहे हैं आपको। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। यहां पर आप देख सकते हैं हम पढ़ने वाले हैं बीम के बारे में, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, एंड टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये सब यहां पर लिखा हुआ है, ये टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर कि बीम होती क्या है, बीम को हम कैसे डिफाइन करें। अगर 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो बीम क्या होती है, तो क्या उसमें आप लिख करके आएंगे, कौन सा डायग्राम आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो बेटा, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पर, मैं आपको बेटा आगे बढ़ने से पहले बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता है कि बेटा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में हमारा फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच चल रहा है। सेकंड सेम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट, सेकंड सेम के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, उनके PDF नोट्स, 1 शॉट रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग यहाँ पर कवर हो रहा होता है। राखी मैम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और बीटेक सेकंड ईयर के लिए आपकी कोई भी ब्रांच हो, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC या उनकी कोई भी अलाइड ब्रांच हो, AI, ML, सबके लिए हमारा उड़ान बैच अवेलेबल है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और आगे हम बढ़ते हैं। तो बेटा बीम होती क्या है ना, बीम होती क्या है। आपने इस तरह का कंस्ट्रक्शन देखा है, बोलो यस और नो। आप जिस भी घर में रह रहे हो, वो जो मकान आपका बना होगा, है ना, तो उसमें क्या लग रहा होता है, कॉलम लगते हैं, ऊपर उसके बीम लग रहे होते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है बेटा, ये बीम, ये बीम है और इसको क्या बोलते हो आप, कॉलम बोलते हो, है ना। इसको क्या बोलते हो, ये है बीम, ओके। तो ये बीम है, बीम का काम क्या है, यहाँ पर बीम के ऊपर क्या लोड रखा हुआ है, यहाँ पे है ना, क्या है, यहाँ पर लोड है। तो बीम लोड को कैरी करती है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें, तो 2 तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यस, इसका इसको समझते हैं आप। इसकी कितने डायमेंशन है, आप बता सकते हैं कि इसकी कितने डायमेंशन है। इसकी 2 डायमेंशन है बेटा, एक इसकी लेंथ है और दूसरा इसका डायमीटर है। बोलो यस और नो। क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, जो मैं आपको अभी दिखाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर। कैसा क्रॉस सेक्शन है, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। बोलो यस और नो, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और इसका कुछ डायमीटर है और इसकी कुछ लेंथ है। तो क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं कि का जो डायमीटर है और इसकी जो लेंथ है, अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी लेंथ, इसके डायमीटर, इसकी जो लेंथ है इसके डायमीटर कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है और ये जो डायमेंशन है इससे काफी ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। एक तो ये हो सकता है कि भाई यहां पर कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, एक इसकी लेंथ और इसका एक डायमीटर। तो यहां पर इसकी लेंथ इसके डायमीटर से काफी ज्यादा है। दूसरा ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, ये तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दिखाया, अगर क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप का है ना, ये आप देख सकते हैं इसकी ये लेंथ होगी, एक तो क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। इसको थोड़ा साइड रख देते हैं। देखिए ये इसकी लेंथ होगी, तो लेंथ काफी ज्यादा है इसकी, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन है उस पर ध्यान दीजिए। ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। अरे कैसा क्रॉस सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन है बेटा रेक्टेंगुलर, लाइक दिस। बोलो यस और नो। यानी कि इसकी कितनी डायमेंशन है टोटल, इसकी 3 डायमेंशन है। अरे यस और नो, इसकी कितनी डायमेंशन है, 3। कौन सी, एक तो इसकी लेंथ और ये वाली डायमेंशन हो गई और एक ये वाली डायमेंशन हो गई। तो इसकी 3 डायमेंशन है। आप मुझे बताओ कि इसकी जो लेंथ है क्या वो काफी ज्यादा है इस वाली डायमेंशन से और ये वाली डायमेंशन से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों ही केसेस में आपने देखा कि इनकी जो लेंथ है वो इसकी जो अदर डायमेंशन है उससे काफी ज्यादा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बीम। तो देखो लिखा हुआ है कि बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर हुज 1 डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर लेटरल डायमेंशन।
ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी एक डायमेंशन बाकी डायमेंशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे इस केस में दो डायमेंशन है, लेंथ और डायमीटर, तो लेंथ डायमीटर से काफी ज्यादा है। इस केस में क्या है कि इस केस में जो लेंथ है वो बाकी की जो दो डायमेंशन है उनसे काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब एक और चीज यहां पर आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको हेल्प मिलेगी। मतलब जो बीम होती है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो सकता है, एक तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है जैसा ये है, दूसरा क्रॉस सेक्शन हो सकता है रेक्टेंगुलर जैसा ये क्रॉस सेक्शन है। बोलो यस और नो। यहां पर आपने को दिखाया, अगर मान लीजिए ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन अगर बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा लाइक दिस। अरे बोलो यस और नो। यस, ये कुछ इस तरह से होगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ध्यान रखेंगे, है ना, कि यहां पर जो बीम का क्रॉस सेक्शन हो सकता है वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। तो ये तो एक पहले डेफिनेशन होगी बेटा कि ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी एक डायमेंशन बाकी की डायमेंशन से काफी ज्यादा होती है। जैसे ये वाली जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू लेटरल डायमेंशन। लेटरल मतलब जो परपेंडिकुलर डायमेंशन, लेटरल टर्म आइए यहां पे इसको मतलब समझ लेंगे। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब है कि ये इसकी लेंथ है और ये लेंथ डायमीटर की क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे यहां पर ये इसकी लेंथ है तो ये इसके परपेंडिकुलर है। बोलो यस और नो। यस। दूसरा कि बीम कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, कि बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर शियर फोर्स लगे रहते हैं। तो बीम के लिए अगर आपको समझाना है तो ये डायग्राम आप बना करके समझा सकते हैं, ये नहीं बनाना, ये तो समझाने के लिए था, ये आप बना सकते हैं। जैसे यहां पर ये एक बीम हो गई, अब मैं एक को साइड में रख देता हूं, इसकी हेल्प से आप समझेंगे लाइक दिस, है ना। तो ये एक बीम हो गई और इस बीम के ऊपर इस तरह से ये लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है इस तरह से। तो बेटा ये जो बीम है ना, ये जो इसकी एक्सिस होती है, यानी कि ये वाली जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। देखो यहां पर लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, अब ये जो लोड इस तरह से लगे हुए हैं W1, W2 और W3, यहां पर तीन लोड हमने दिखा दिए। अब ये जो लोड है बेटा ये है कैसे, ये इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हैं। अरे यस और नो, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर ये लोड लगे हुए हैं। अगर आप ऐसा देखेंगे यहाँ पे लाइक दिस, हम तो ये कह सकते हैं कि यार ये जो लोड लगे हुए हैं इसके परपेंडिकुलर हैं। यस, परपेंडिकुलर हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हैं। ये देखो पैरेलल है कि नहीं लोड, ये लोड जो है ऐसे लगा हुआ है लाइक दिस, तो ये क्या है, इसके पैरेलल है। और इसी को हम बोलते हैं शियर फोर्स। क्या बोलते हैं, शियर फोर्स। तो यानी कि W1, W2 और W3 जो फोर्स लगे हुए हैं, ये जो लोड लगे हुए हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है बेटा, पैरेलल हैं। कैसे हैं, क्रॉस सेक्शन के, सॉरी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बीम कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। और इसको भी पूरा अगर लिखें तो ट्रांसवर्स शियर फोर्स, ट्रांसवर्स शियर फोर्स यानी कि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट। यहां पर आप देखिएगा तो सपोर्ट, यहां पर जो बीम होती है वहां पर सपोर्ट लगी रहती है। तो कितने टाइप्स के सपोर्ट्स हैं बेटा, फर्स्ट वन इज आपके सिलेबस में लिखा हुआ है रोलर सपोर्ट, सेकंड वन इज हिंज सपोर्ट। ये दो सपोर्ट जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन हमको ये भी पढ़नी है यहाँ पर फिक्स सपोर्ट। ये तीनों सपोर्ट पढ़नी है, फिक्स सपोर्ट यानी कि बिल्ट इन सपोर्ट, वो सिलेबस में लिखना भूल गए इसको। तो ये तीनों सपोर्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है वन बाय वन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोलर सपोर्ट की, ठीक है। बात करते हैं क्या, रोलर सपोर्ट की। रोलर सपोर्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइएगा देख लेते हैं। ये है आपकी यहां पर रोलर सपोर्ट, सॉरी दिस इज दी रोलर सपोर्ट। यहां पर है रोलर सपोर्ट, दिस वन। हाँ, ये भी रोलर सपोर्ट है और ये भी रोलर सपोर्ट है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से है, ऐसे बनाया आपने और यहां पर आपने रोलर लगा दिए लाइक दिस। तो ये क्या हो गई, रोलर सपोर्ट है। इस रोलर सपोर्ट को हम कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। ये भी रोलर सपोर्ट का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक बीम है, ए से बी एक बीम है और यहां पर भी क्या है, एक रोलर सपोर्ट है, रोलर बना हुआ है और ये भी क्या है, यहां पर रोलर लगे हुए हैं, रोलर सपोर्ट है। तो बात समझ में आ गई, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, इंपॉर्टेंट ये है कि जब इन सपोर्ट को हम रिमूव करते हैं तो क्या आता है, रिएक्शंस आती हैं। क्या आती हैं, रिएक्शंस आती हैं। बेटा सुनो ध्यान से, जब हम इन सपोर्ट को रिमूव करते हैं तो रिएक्शन आती है। तो इसका अगर हम FBD बनाएं, इसका अगर हम नीचे की तरफ यहां बनाएं FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि यहां से हमको रिएक्शंस को रिमूव करना है और
वहां पर सपोर्ट को रिमूव करना है और वहां पर क्या आ जाएंगी, रिएक्शन आ जाएंगी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ये रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आती है, क्योंकि अभी हम उसके बाद पढ़ेंगे हिंज सपोर्ट, उसके बाद फिक्स सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी डेवलप होती है। अगर आपको ये पता रहेगा कितनी नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है डेवलप होती हैं, कितनी नंबर ऑफ रिएक्शंस वहां पर आती हैं और वो कौन कौन से डायरेक्शन में आती हैं, तब जाकर के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एकेटी में यहां से पूछा जाता है, वो रिएक्शन आप कैलकुलेट करवाता है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो आज का जो लेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर में, ये जो कॉन्सेप्ट्स हम आज सीखने वाले हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको काम आएंगे। तो मैंने आपको बोला कि ये रोलर सपोर्ट, ये भी रोलर सपोर्ट है। अब रोलर सपोर्ट को यहां से हमको रिमूव करना है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये जैसे ही रोलर सपोर्ट को आप रिमूव करोगे तो यहां पर एक रिएक्शन आएगी, है ना। ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आपने रोलर सपोर्ट को रिमूव कर दिया तो पॉइंट ए पर एक सपोर्ट आ गई, और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। आर मतलब रिएक्शन, ए मतलब पॉइंट ए पर, तो आर ए डायरेक्शन में क्या आ गई, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ गई, एक रिएक्शन आ गई। यहां भी क्या आएगा, पॉइंट बी से जब आप सपोर्ट को रिमूव करोगे तो यहां भी क्या आ जाएगी, एक रिएक्शन आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज आर बी। अच्छा आप सर एक बात बताओ, ये कैसे पता लगेगा आपको कि यहां पर एक रिएक्शन आ रही है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे हिंज सपोर्ट पे तो 2 रिएक्शन आएंगी, और जब हम फिक्स सपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां 3 रिएक्शन आएंगी। सर एक बात बताओ, यहां पे कौन सी सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आएंगी, ये कैसे पता लगेगा। तो रिएक्शन कब आएगी आप मुझे बताओ। यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर यहां पर फोर्स लगाया, और ये जो है ये आगे की तरफ ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चला गया, इसका मतलब कोई रिएक्शन यहां पर नहीं है, क्योंकि ये फ्रीली मूव हो रहा है। अरे बोलो यस और नो। अगर मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाऊं, यहां पे दीवार उधर की तरफ नहीं जा रही है, इसका मतलब मैंने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया और दीवार ने एक रिएक्शन वहां पर डेवलप हो गई। बोलो यस और नो। तो आपको यह देखना है कि जिस डायरेक्शन में मोशन रुक जाएगा, जिस डायरेक्शन में मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो वहीं तो रिएक्शन आएगी। अगर मूवमेंट हो गया तो कैसे रिएक्शन आएगी। अरे बोलो यस और नो। अब देखो जहां पे ये वही जैसे ही कि बीम है, और ये बीम पर क्या लगे हुए हैं, यहां पे हम बात कर रहे थे यहां पे, तो ये जो बीम है बेटा, ये क्या है, यहां पर रोलर लगे हुए हैं। तो ये बीम क्या है कि इधर की तरफ खिसक, अगर मान लो मैं ऐसे फोर्स लगा दूं इसमें लाइक दिस, तो ये बीम उधर चली जाएगी, क्योंकि तो रोलर है। जैसे यहां पर ये रोलर है और ये कोई ये बीम है मान लो, और मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, तो ये बीम क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बीम मूव कर रही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दूसरा, क्योंकि यहां पर क्या रखा हुआ है, ये रोलर लगे हुए हैं, तो ये यहां पर मोमेंट भी आ जाएगा, तो यहां पर मोमेंट रिएक्शन भी नहीं आएगी। लेकिन 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 यहां पर नीचे क्या है, ये फिक्स है, यहां पर क्या है, ये आपने जो है ये सपोर्ट लगी हुई है, तो ये बीम नीचे की तरफ नहीं जा सकती है। तो ये बीम नीचे की तरफ यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी। तो देखो लिखा गया है यहां पे कि एक्सियल मोशन इज परमिटेड। एक्सियल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन परमिटेड है, तो एक्सियल डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगी। दूसरा, रोटेशन इज परमिटेड, रोटेट भी कर सकती है, तो भी रोटेशन अगर हो रहा है, इसका मतलब मोमेंट रिएक्शन भी नहीं आएगी। लेकिन यहां पर देखो ओनली वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसमें मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, मोशन नहीं हो पा रही है, दैट मींस रिएक्शन आ जाएगी। तो कितनी रिएक्शन आ रही है, यहां पर केवल और केवल एक रिएक्शन आएगी, क्योंकि यहां पर एक ही मोशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहां आपको दिखाई देगी कि यार ये रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट हटाएंगे वहां से और केवल एक रिएक्शन दिखाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पॉइंट ए पर एक सपोर्ट थी, रोलर सपोर्ट, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आ गई। यहां पर पॉइंट बी पे एक सपोर्ट थी, सपोर्ट को हटाया तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ गई। ये आर ए लिखा क्योंकि ए पॉइंट है, यहां पर आर बी लिखा क्योंकि ये पॉइंट बी है। ओके, तो रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन, एक, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब यहां पे आ जाओ, पिन सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हिंज सपोर्ट को या पिन सपोर्ट को। मतलब ये ऐसे समझो कि जैसे ये था अभी, ठीक है, यहां पे था और आपने क्या करा कि यहां पर आप क्या करो, होल करो और यहां पर एक पिन डाल दो इसमें,
जब पिन डाल दोगे इसमें तो अब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो क्या जा पाएगा? ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, यहाँ पर होल करके पिन लगा दी। तो इसको बोला हमने पिन सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। तो ये ऐसे मूवमेंट नहीं हो पाएगा ऐसे। और क्या वर्टिकल डायरेक्शन मूवमेंट हो पाएगा? क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकली मोशन हो पाएगा? इसका नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि यहां पर दो रिएक्शन आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखो यहां पर लिखा गया है कि यहां पर पॉइंट ए से जब हमने रिएक्शन को सपोर्ट को रिमूव किया तो आर ए बी वर्टिकल डायरेक्शन में, आर ए एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आर का मतलब रिएक्शन है, ए का मतलब पॉइंट ए पर है ये रिएक्शन, और वी का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। आर ए एच का मतलब, आर का मतलब रिएक्शन, ए का मतलब पॉइंट ए पर, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर कौन सा सपोर्ट है? यहां पर ये रोलर सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट को हटाओगे तो कितनी रिएक्शन आएंगी? केवल एक रिएक्शन आएगी, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्या लिखा हमने? आर बी, ऊपर की तरफ। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर देखो वर्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या आएगी? एक रिएक्शन आएगी। एक्सियल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी। रोटेशन इज परमिटेड, आपने यहां पर आपने पिन होल करके पिन लगा दी, तो रोटेट तो अभी भी कर सकती है। रोटेशन इज अलाउड, रोटेशन इज परमिटेड, तो यहां पर मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगी। तो कितनी रिएक्शन आएगी बेटा? दो रिएक्शन आएंगी। नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 आर ए वी और आर ए एच। ओके, ये हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आर ए एच है, आर ए वी है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है? यस, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो। दो फोर्स अगर हैं, फोर्स की जगह यहां पर क्या है? रिएक्शन है, तो क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर, आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा और अंडर रूट। और जब यहां पर थीटा की वैल्यू 90 है तो 2PQ cos थीटा टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पर आपको जो ए पर ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो कैसे आ जाएगी? क्योंकि यहां पर पी की जगह मान लो ये है और क्यू की जगह ये है, तो स्क्वायर रूट आर एच स्क्वायर प्लस आर ए बी स्क्वायर। इस तरह से हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट आता है आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिक्स सपोर्ट को हम लाइक दिस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर बेटा तीन, मान लो ये पॉइंट ए है और इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो तीन रिएक्शन आएंगी। कैसे आएंगी? एक तो आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, ऐसे समझो। यहां पर पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट ए, ऐसे। तो ये पॉइंट ए है, तो यहां पर एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी, इसको बोल देंगे आर ए बी। एक हॉरिजॉन्टल यानी एक्सियल डायरेक्शन में आ जाएगी आर ए एच। और क्योंकि इस बार ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। मान लो ये बीम है और आपने इस बीम को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, है ना, वेल्ड कर दिया, मान लो यहां पे फिक्स कर दिया। तो अब ये ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो पाएगा, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन हो पाएगा, और ना ही यहां पर रोटेशन हो पाएगा। रोटेशन इस बार परमिटेड नहीं है। इसका मतलब तीन रिएक्शन आएंगी, आर ए वी वर्टिकल डायरेक्शन में, आर एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक मोमेंट रिएक्शन भी आएगा। एक क्या आएगा? मोमेंट रिएक्शन भी आएगा। तो तीन आएंगे यहां पर रिएक्शन। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो लिखा है वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्टेड, एक्सियल मोशन रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? 1 2 3। नंबर ऑफ रिएक्शन 3। कौन सी? आर ए एच, आर ए बी और एम। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखेंगे बेटा कि अगर रोलर सपोर्ट है तो केवल एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए फिक्स सपोर्ट है तो तीन रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और मोमेंट भी। ये बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल तभी कर पाएंगे आप जब आपको ये पता लग जाएगा। भाई रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है तो रिएक्शंस तो तब कैलकुलेट करोगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे कि टाइप्स ऑफ लोड विच आर सब्जेक्टेड टू बीम, कि किसी बीम पर कितने टाइप के लोड हो सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वहां पे हो सकता है कि इनमें से कोई एक लोड आए, कोई दो लोड आ जाएं लगे हुए, कोई तीन लोड लगे आ जाएं, या चारों लोड लगे भी आ सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लोड्स विच आर सब्जेक्टेड टू बीम। कौन कौन से? एक होता है पॉइंट लोड, जिसको हम कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। दूसरा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्ट में यूडीएल कहते हैं। तीसरा होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दैट इज यूवीएल। एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल मोमेंट, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चारों लोड हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे, इनको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम जरूर बनाएंगे। कोशिश करनी है कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी यूनिट हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर वहां पर आप डायग्राम बना करके समझा पा रहे हैं, अगर पॉसिबल है कि वहां डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम बना करके आप समझाइएगा, नंबर आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलते हैं।
तो देखो हमने एक बीम कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब आप समझ गए होंगे ये कौन सी सपोर्ट लगी हुई है बेटा, हिंज सपोर्ट लगी हुई है। यहाँ पे कौन सी सपोर्ट लगी हुई है, ये रोलर सपोर्ट लगी हुई है। यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर दो रिएक्शन आएंगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा पर्पस है हम लोड को और समझ लें कि यहाँ पर किस तरह से लोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट सी पर एक लोड लगा हुआ है, सबसे पहले पॉइंट सी पे एक लोड लगा हुआ है, वन बाय वन देखेंगे। पॉइंट सी ये है, तो पॉइंट सी पे क्या हुआ है, एक लोड लगा हुआ है। किस तरह से, कुछ इस तरह से हमने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लाइक दिस। बात समझ में आ रही है। W से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और W तो लोड लगा हुआ है, और यहां पर हम इसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पॉइंट C पर लोड लगा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं इसको हम, पॉइंट लोड, क्योंकि ये एक पॉइंट पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक जैसे मान लो कि जैसे ये यहां पर एक पॉइंट, यहां पर मैंने एक लोड लगाया, एक पॉइंट पे लोड है, ये पूरा का पूरा लोड जो है किस पे है, पॉइंट पे लगा हुआ है। एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेट हो रहा है। जैसे मैं अपना वेट क्या करूं, मैं अगर एक अपने अंगूठे पे, अपने पैर के अंगूठे पे खड़ा हो जाता हूं, इसका मतलब मेरी बॉडी का जो वेट है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया, एक अंगूठे पे लोड चला गया, पूरा एक पॉइंट पे लोड लग रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, पॉइंट लोड। तो यहां पर एक पॉइंट पे लगा हुआ है, तो इसको बोल दिया हमने पॉइंट लोड। ठीक है। दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज यूडीएल। यहां पर आप देखिएगा कि यहां तो केवल एक पॉइंट पे लोड लगा हुआ था, लेकिन यहां पर पॉइंट डी से लेकर के पॉइंट ई तक एक सर्टेन लेंथ तक लोड लगा हुआ है। तो मैंने 2 मीटर ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो 2 मीटर तक यहां पर एक लोड लगा हुआ है, और यहां पर इस लोड को हम बोलते हैं यूडीएल, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब जितना लोड यहां पे है उतना ही लोड यहां पर भी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लीजिए इसका कुछ लोड है, ये अभी क्या है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो गया, लेकिन अभी तो ये पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं लाइक दिस, तो ये पेन का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये जो लोड होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। जो पॉइंट लोड होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नाम से पता लग रहा है यूनिफॉर्मली वेरी, यहां पर लोड वेरी करेगा। यहां पर क्या करेगा, यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, लेकिन यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल F पॉइंट यहां पर है और G पॉइंट यहां पर है, तो F से लेकर के G तक एक लोड लगा हुआ है। G पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है बेटा, 0 है, लोड 0 है यहां पे। लेकिन जैसे जैसे हम G से F की तरफ बढ़ रहे हैं, लोड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और F पर आकर के लोड की इंटेंसिटी हो जाती है मैक्सिमम। यहां पर 0 इंटेंसिटी है लोड की, यहां पर लोड 0 है, लगातार यूनिफॉर्मली लोड जो है इंक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट पर आकर के लोड की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। बात समझ में आ गई। इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूडीएल को, और यूबीएल को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल मोमेंट। नेक्स्ट जो लोड है दैट इज एक्सटर्नल मोमेंट, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट एच पे क्या लगा हुआ है, एक मोमेंट लगा हुआ है, और मोमेंट की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर, क्योंकि मोमेंट होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर। ओके। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में आपसे पूछ ले कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लोड विच आर सब्जेक्टेड टू बीम, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, और 2 नंबर में सिर्फ ये डायग्राम बना करके ये केवल इसके नाम भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछ लिया तो क्या करोगे। एकेटी वाले तो भाई करते रहते हैं ऐसे, 2 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर पूछ लेते हैं, और 7 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर पूछ लेते हैं। और जब कॉपी चेक कर रहा होता है एग्जामिनर, वो देखता है कि लिखा कितना इसने, उससे मतलब नहीं है कि 2 नंबर में क्यों पूछा, 7 नंबर में क्यों पूछा। अगर 7 नंबर में पूछ लिया है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो इतना सफिशिएंट है। अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 7 नंबर पूछेगा तो बेटा आपको अलग अलग भी समझाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने समझा दिया अलग से कंसंट्रेटेड लोड, तो मैंने ये डायग्राम केवल उसके लिए बना दिया। एक बीम ले ली यहां पर कि यहां पर रोलर सपोर्ट लगा दी, यहां पर हिंज सपोर्ट लगा दी, और यहां पर एक लोड लगा दिया है W। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन या किलो न्यूटन, और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा हुआ है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट लोड। तो दिस लोड एक्ट एट ए पॉइंट, ये किसी पॉइंट पे एक्ट करता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो एज शोन इन द फिगर। दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब कैसे समझेंगे इसको, आइए। तो देखो ए बी एक बीम है, यहां पर सी से लेकर के डी तक एक यूडीएल लगा हुआ है, बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, जिसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है।
है ना। तो W से हम इसकी लोड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, और ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा या तो वो इस तरह से बना हुआ आएगा या फिर वो इस तरह से बना हुआ आएगा। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम एकदम सेम है, बस लोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ऐसे भी बना सकते हैं इसको और ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो C से D तक एक यूडीएल लगा हुआ है, एक सर्टेन लेंथ तक, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यूडीएल होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक सर्टेन लेंथ तक ये लोड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कितनी डिस्टेंस, मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 3 मीटर ले ली लेंथ, और लोड की इंटेंसिटी मान ली W, दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं तो एक एग्जाम्पल के समझा रहा हूं आपको। देखो लिखा है कि लोड एक्ट ओवर ए सर्टेन लेंथ, लोड जो है एक सर्टेन लेंथ तक एक्ट करता है। इंटेंसिटी ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म, लोड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। अगर C से D तक ये लोड लगा हुआ है तो लोड की इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इस लोड को, यूडीएल को पॉइंट लोड में, टोटल लोड में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में ये हेल्प करेगा आपकी। तो इसका हमने क्या बना रहा है, हमने बनाना है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। या तो आप इसको देखो या फिर इसको देखो, किसी एक को देखो। अब हम इसको क्या बनाने जा रहे हैं, एफबीडी बनाने जा रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अगर आपको एफबीडी बनाना आ गया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एफबीडी बनाने का मतलब क्या है, एफबीडी बनाने का मतलब है कि ये जो आपका यहाँ पर सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पर एक सपोर्ट लगी हुई है, इन सपोर्ट को रिमूव करना है। और सपोर्ट रिमूव करोगे तो क्या आएगी, वहां पर रिएक्शन आएंगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि टोटल लोड कैसा निकलेगा, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, यानी कि जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमको निकालना है, तो टोटल लोड मिल जाएगा। तो टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, भाई इसकी हाइट कितनी है, 10 न्यूटन पर मीटर है ना। तो लोड देखो, टोटल लोड कैसे आएगा, टोटल लोड आएगा दैट इज W इंटू एल, यानी कि लोड की इंटेंसिटी कितनी है W, दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर, इंटू लेंथ कितनी है L की वैल्यू, दैट इज 3 मीटर। तो मीटर से मीटर गया, 10 इंटू 3 दैट इज 10 इंटू 3 दैट इज 30 न्यूटन। भाई मीटर से मीटर कट जाएगा तो न्यूटन बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि आपको टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करना है, यूडीएल का टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी जो हाइट है यानी कि न्यूटन पर मीटर में, और उसकी जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, वो टोटल लोड आपको पता लग जाएगा न्यूटन में। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि ये जो टोटल लोड आया आपका कितना, 30 न्यूटन, यानी कि पॉइंट पे आ गया। पॉइंट लोड की क्या होती है यूनिट, न्यूटन या किलो न्यूटन। अब यूडीएल को न्यूटन पर मीटर को आपने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। ये एक्ट कहां पे करेगा, किसी एक पॉइंट पर एक्ट करेगा। तो ये कहां पे एक्ट करता है, इन दोनों के मिड में। मान लो कि अगर ये आपके पास एक कोई रॉड है ना, ये कोई रॉड है, एक व्यक्ति ने, है ना, आप मतलब आप है, आपने इधर से पकड़ रखा है इसको, और आपके रूममेट ने इधर से पकड़ रखा है। तो इसका जो लोड है वो क्या होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डायमीटर है इस रॉड का एकदम सेम है, थ्रू आउट द लेंथ इसका डायमीटर कैसा है, सेम है। तो यहां पर जो लोड लगा हुआ है, ये लोड भी तो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट थी यहाँ पर ये C से D तक जो लोड लगा हुआ था, ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट लोड जो आया, टोटल लोड आया, उसके मिड में एक्ट करेगा। कहां पे एक्ट करेगा, मिड में। तो ये टोटल C से D के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, जिस C से D के बीच में जो लोड लगा हुआ है वो डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। तो ये जो 30 न्यूटन लोड आया है कहां पे एक्ट करेगा, इसके मिड में एक्ट करेगा, यानी C से कितने डिस्टेंस पर, 1.5, D से भी कितना, 1.5, क्योंकि 3 का हाफ कितना हो गया, 1.5। तो मैंने यहां पर लिखा ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये जो लोड एक्ट करेगा इसके मिड में एक्ट करेगा, यानी C से भी 1.5 मीटर और D से भी 1.5 मीटर। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको समझ आ गई होगी और ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या, यस। दूसरी चीज यहां पर इसकी जो रिएक्शंस है वो कितनी आएंगी, ये है आपकी रोलर सपोर्ट। तो पहले बता चुका हूं कि रोलर सपोर्ट पे क्या आती है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आती है, तो यहां पर हमने ये रिएक्शन दिखा दी। ये है हिंज सपोर्ट, ये है हिंज सपोर्ट, और हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आ सकती है, मैक्सिमम 2, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। RBV क्यों लिखा है, क्योंकि ये पॉइंट B है और V का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में। BH क्यों लिखा है, क्योंकि ये B पे है रिएक्शन, और H का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो लोड आता है दैट इज UBL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कौन सा लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहां पर आप देखिएगा ये पॉइंट A है, यहां पर हमने एक रोलर सपोर्ट लगा दी है,
और यहां पर हमने एक हिंज सपोर्ट लगा रखी है। ओके, और बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा ये आप कमेंट में बताना कि मान लो एक इधर सपोर्ट लगनी है और एक इधर सपोर्ट लगनी है, क्या ये दोनों रोलर सपोर्ट होनी चाहिए कि मैं इधर भी रोलर सपोर्ट लगाऊं और इधर भी रोलर सपोर्ट लगाऊं? ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इधर मैं हिंज सपोर्ट लगाऊं और इधर भी मैं हिंज सपोर्ट लगाऊं, ये दूसरा ऑप्शन है। और एक तीसरा ऑप्शन ये है कि एक तरफ मैं लगाऊं रोलर सपोर्ट और एक तरफ मैं लगाऊं हिंज सपोर्ट। तो विच वन इज बेस्ट कॉम्बिनेशन और अलोंग विद रीजन आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी सवाल हैं सभी में एक रोलर लगी हुई है और एक हिंज लगी हुई है। तो हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, अगर है तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए यूवीएल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहां पे देखिएगा पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट डी तक एक यूवीएल लगा हुआ है, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब यहां पर डी पर लोड की इंटेंसिटी कितनी है, 0 है, और यहां पर ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है लोड की इंटेंसिटी, और यहां पर आती है लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम। ध्यान रखना, लोड की इंटेंसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इंक्रीज होगी, लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। देखो इंक्रीज तो ऐसे भी हो सकती है, इंक्रीज तो ऐसे भी हो सकती है। देखो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, यस इंक्रीज हो रही है, बट ऐसा नहीं करना है आपको, स्ट्रेट लाइन ही दिखानी है, मतलब ट्रायंगल से ही दिखाना है। अगर ऐसे आप दिखाओगे तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, लाइक दिस, ऐसे दिखा सकते हो, तो ये यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए लाइन का, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए, और इसीलिए बोलते हैं इसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा है यहां पे द लोड वेरी यूनिफॉर्मली, यहां पर लोड वेरी करता है यूनिफॉर्मली। टोटल लोड कैसे निकालेंगे इसका, तो भाई ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने क्या करा कि इस लोड की जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम, वो हमने यहां पर कितनी मान ली है, फॉर एग्जांपल 30 न्यूटन पर मीटर। जैसे यूडीएल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ऐसे यूबीएल की यूनिट भी होती है न्यूटन पर मीटर। हमने थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस कंसिडर कर ली, कितनी है, ये 6 मीटर है। कितनी डिस्टेंस है सी और डी के बीच की, जहां पर ये लोड लगा हुआ है वो 6 मीटर डिस्टेंस है। अब टोटल लोड निकालना है, तो टोटल लोड होगा एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, यानी कि ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो टोटल लोड एक्ट, अभी हम देखेंगे बाद में एक्ट कहां पे करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले टोटल लोड निकालते हैं। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा बेटा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यानी कि 6 मीटर इंटू हाइट कितनी है, 30 न्यूटन पर मीटर, 30 न्यूटन पर मीटर। तो मीटर से क्या कट जाएगा, मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 90। कितना आ जाएगा बेटा, 90 न्यूटन आ जाएगा। तो वो लिख दिया मैंने यहां पर, टोटल लोड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 मीटर इंटू 30 न्यूटन पर मीटर, मीटर से मीटर गया तो 90 न्यूटन आ गया। अब ये जो 90 न्यूटन आया है, जैसे पहले वाले केस में यूडीएल में 30 न्यूटन आया था और 30 न्यूटन इसके मिड में एक्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि यहां तो मिड में इसलिए एक्ट कर रहा था क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन यहां तो लोड वेरी कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। मान लो कि अगर ये इस तरह की ये रॉड है, इसका डायमीटर अगर सेम नहीं होता, इधर डायमीटर कम होता और इधर डायमीटर बढ़ता चला जाता, तो जो इधर से कोई पकड़ेगा इस रॉड को तो उसके पास तो लोड ज्यादा रहेगा। बोलो यस और नो। तो ये कहां पे एक्ट करेगा, टोटल लोड, यानी कि जो 90 न्यूटन 90 न्यूटन आया है ये कहां पे एक्ट करेगा। तो उसके लिए हमने यहां बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो यहां पर ये रोलर सपोर्ट थी, यहां पर एक रिएक्शन आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में आरएवी, ये हिंज सपोर्ट थी, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन आ जाएंगे यहां पर कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये जो सी से लेकर के डी तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, दैट इज 6 मीटर। अब ये जो आपका 90 न्यूटन टोटल लोड आया है निकल करके, ये कहां पे एक्ट करेगा, सी से कितनी डिस्टेंस होगी उसकी और डी से कितनी डिस्टेंस होगी। याद रखना कि इसका जो सेंट्रोइड होता है, भाई रेक्टेंगल का सेंट्रोइड तो मिडिल में होता है, लेकिन इसका सेंट्रोइड मिडिल में नहीं होगा क्योंकि इधर लोड 0 है, इधर लोड मैक्सिमम है। तो ऑब्वियसली इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं इधर की साइड होगा क्योंकि इधर लोड ज्यादा है। तो वो कितना होता है, वो कितना होता है, इधर से होगा 1/3, इधर से होगा 1/3 और इधर से होगा 2/3। कितना होगा, 2/3 होगा किसका, कि टोटल डिस्टेंस का। तो टोटल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस तक, जितनी लेंथ तक यूवीएल लगा हुआ है उसका इधर से जिधर मैक्सिमम इंटेंसिटी है लोड की वहां से 1/3 और जिधर इंटेंसिटी 0 है वहां से 2/3। क्या याद रख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया कि यार एक तरफ से ज्यादा होगी और एक तरफ से डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो जिधर लोड ज्यादा है उधर से डिस्टेंस कम और जिधर लोड 0 है उधर से डिस्टेंस ज्यादा। दैट मीन्स अब वो कितनी ज्यादा है और कितनी कम, तो ये समझ लेंगे फिर से एक बार, इधर से 1/3 और इधर से 2/3। तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा। और हम सी से देखें सेंट्रोइड कहां पे आएगा, इसका लोड कहां पे एक्ट करेगा, तो सी से अगर आप देखोगे तो 1/3 किसका, टोटल डिस्टेंस का, यानी कि 6 मीटर का। तो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज
2 मीटर। अगर इधर से 2 मीटर है तो इधर से कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। 6 - 2 4 मीटर। या फिर आप ये देख लीजिए कि इधर से कितना आ रहा है, चेक कर लेंगे किधर से ज्यादा आएगा। इधर से 1/3 था तो इधर से 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 किसका, टोटल डिस्टेंस का, दैट इज 6 मीटर। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 मीटर। तो इस तरह से आपको देखना है। तो यहां पर लिखा गया है ये टोटल सी और डी के बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर। अब ये जो 90 न्यूटन आया था, ये जो 90 न्यूटन आया था, ये कहां पर एक्ट करेगा, ये कहीं यहां पर एक्ट करेगा 90 न्यूटन। इधर से डिस्टेंस होगी कम, कितनी, 1/3। यहां पर मैंने लिख भी दिया कि टोटल लोड एक्ट 1/3 फ्रॉम द पॉइंट सी से 1/3, 1/3 इंटू 6 दैट इज 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। और डी से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो या डी से लिखेंगे तो 2/3 फ्रॉम द पॉइंट डी, 2/3 इंटू 6 दैट इज 4 मीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इधर से ये 2 मीटर है और इधर से ये 4 मीटर है। डी से 4 मीटर, सी से 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम अगर आपको आ गया, इतना काम अगर आपको आ गया तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात याद रखेंगे, यूडीएल का जो टोटल लोड आता है निकल करके मिड में एक्ट करता है। ट्रायंगल का जो टोटल लोड आता है वो 1/3 और 2/3 डिस्टेंस में एक्ट करता है। जिधर लोड ज्यादा है उधर से 1/3 और दूसरी साइड से 2/3, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरी चीज यहां पर मैंने ये न्यूमेरिकल वैल्यूज ली हैं, आप एग्जांपल के तौर पर कुछ और लेकर के समझा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये वैल्यू लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मोमेंट है। जब आप बीम सॉल्व करेंगे, बीम के रिएक्शंस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां पर हो सकता है कि मोमेंट भी लगे हों। तो देखो यहां पर ये मैंने क्या ले लिया है, फिक्स। इस बार मैंने यहां पर फिक्स सपोर्ट ले ली है। ये एंड इसका फिक्स है और ये जो है फ्री है, तो इसको बोलते हैं ये फिक्स्ड एंड है, ये इसका फ्री एंड है, तो इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। अभी यहां पर जो बीम थी ना कि दोनों एंड पर एक तरफ रोलर थी, एक तरफ हिंज थी और दोनों एंड पर थी, उसको सिंपल सपोर्टेड बीम बोलते हैं, है ना। तो ये भी सिंपल सपोर्टेड बीम थी, ये भी सिंपल सपोर्टेड बीम थी। यहां पर मैंने एक ले लिया है, यहां पर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम एक साइड से फिक्स होती है, दूसरी साइड से फ्री होती है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमको ये समझना है कि बीम में भी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मोमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट। जैसे यहां पर पॉइंट सी पर एक मोमेंट लगा हुआ है m1, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो पॉइंट डी पर हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया है। तो मोमेंट में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम इसके अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स इन अ बीम। कौन कौन सी सपोर्ट्स होती है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट रिएक्शन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड सब्जेक्टेड टू बीम, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल और मोमेंट। ठीक है, डायग्राम से आप समझाएंगे इनको। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं बेटा। और अगर आज का लेक्चर आपको ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो एकेटीयू में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको याद रखना होगा कि रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट को अगर रिमूव करेंगे तो कितनी रिएक्शंस आएंगी, किस डायरेक्शन में आएंगी। और लोड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूडीएल को, यूबीएल को टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूडीएल कहां पे एक्ट करता है टोटल लोड उसका, और यूबीएल का टोटल लोड कहां पे एक्ट करता है। ठीक है, इतना बात अगर याद रहेगी आपको तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छा शानदार लगने वाला है। और क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, वहां पर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। तो लाइव क्लास जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आप कैलकुलेटर लेकर के बैठिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मैं भी कुछ क्वेश्चंस जब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो आपके सामने कैलकुलेशन करता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें। तो प्लीज ब्रिंग योर कैलकुलेटर अलॉन्ग विद कैलकुलेटिंग पावर। तो जैसे जैसे आप जितना कैलकुलेटर यूज करोगे उतनी कैलकुलेशन पावर आपकी बढ़ेगी, गलतियां कम होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल को सही करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता होना ही चाहिए आपको, साथ में आपको यूनिट का पता होना चाहिए अच्छे से, और तीसरा आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए। तो बाकी लास्ट में लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, आरंभ बैच चल रहा है एप्लीकेशन के अंदर, बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। वहां पे हम कुछ सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, मैं आपको लाइव भी पढ़ा रहा हूं वहां पे। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैं लाइव लेता हूं क्लास। अभी 7:30 का टाइम चल रहा है वहां पे, 7:30 पे मेरी क्लास होती है, 9 बजे गुलशन सर की क्लास होती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव पढ़ने का मन है तो लाइव भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन के अंदर जो लाइव क्लास होती है, जो बच्चे लाइव में आते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो लेक्चर
लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है 2.0 फोल्डर के अंदर। इसी तरह से जो बीटेक सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसी, सिविल, सभी ब्रांच के लिए, उनकी अलाइड ब्रांचेस के लिए उड़ान बैच एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है, तो आप उसके अंदर चाहते हैं जो बच्चे सेकेंड ईयर के एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है बढ़िया होना चाहिए, आपका SGPA CGPA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का बढ़िया होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा फोकस आपको एकेडमिक के लिए फर्स्ट ईयर में करना होता है, उसके बाद सेकंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अगर आपका SGPA CGPA अच्छा रहेगा तो उसके बाद थर्ड ईयर में जब आप पहुंचते हैं तो आपके पास प्रेशर नहीं होता है कि मेरा SGPA कम है या मेरी बैक लगी हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे लापरवाही करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, उनकी बैक लग जाती है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, 1 में 2 में 3 में, कुछ की तो ईयर बैक भी लग जाती है जो बिल्कुल सिंसियर ही नहीं होते हैं। तो उसके बाद उनको टेंशन होती है प्लेसमेंट की, क्योंकि अगर प्लेसमेंट आपको चाहिए तो बेटा प्लेसमेंट के लिए भी काम करना पड़ेगा। पहली बात तो प्लेसमेंट की ये है कि आपका एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक अगर आपका अच्छा है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपकी प्लेसमेंट में हेल्प करेगा ही करेगा। क्योंकि जिनका एकेडमिक अच्छा होता है, जिनका SGPA CGPA बहुत अच्छा होता है, कंपनी क्या करती है, बिना रिटन टेस्ट के उनका डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेती है, तो वहां पर उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपका एकेडमिक अच्छा रहेगा तो थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में आप प्लेसमेंट के बारे में सोच पाएंगे, प्लेसमेंट के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। वहां पर आप बहुत सारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो फर्स्ट ईयर से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके प्लेसमेंट की तैयारी करते रहते हैं। अल्टीमेटली आपको अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है ना, अच्छी कंपनी चाहिए, तो उसके लिए बेटा उसी लेवल से, उसी तरीके से आपको ईमानदारी के साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। जो बच्चा मेहनत करेगा ऑब्वियसली उसकी अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनी उसको मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि इन 4 सालों में आप किस तरह से टाइम को मैनेज कर रहे हो, किस तरह से आप जो है मेहनत कर रहे हो, है ना। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पूरा फोकस एकेडमिक पर आपका रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम आप प्लेसमेंट के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एकेडमिक अच्छा है तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप जितना मतलब ज्यादातर टाइम आप प्लेसमेंट के लिए देंगे। नहीं तो आप जो है अगर एकेडमिक अच्छा नहीं रहा तो आपका जो है फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप प्लेसमेंट की तैयारी ना करते हुए आप अपने जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने में लग जाते हैं। पूरी एनर्जी आपकी बैकलॉग में चली जाती है, परसेंटेज को इंप्रूव करने में चली जाती है, एकेडमिक को इंप्रूव करने में चली जाती है, प्लेसमेंट पर आपका ध्यान नहीं जा पाता है, जिसके कारण बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए बेटा, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।